नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। साथियों, इस समय जो देश का माहौल चल रहा है, अच्छी चीज़ों में भी नकारात्मकता भरने का प्रयास किया जा रहा है। किनके द्वारा? भ्रष्ट वंशवादी परिवारवादियों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा, भ्रष्टाचारियों के द्वारा। साथियों, यह खतरनाक संकेत है। मतदान का प्रतिशत गिरना भी एक खतरनाक संकेत है। हम अपने आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये मत की कीमत हम नहीं समझ रहे हैं कितनी अधिक है ऐसे लोगों के सामने। साथियों, इस देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे 1999 से लेकर 2004 तक, तब उनके समय में देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी विश्व की रैंकिंग में। और उसके बाद जब मनमोहन सिंह ने कार्यकाल संभाला 2004 से 2014, उन 10 साल में भी देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर ही रही। इसका क्या कारण है? आपको इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। ये मुद्दे ये लोग नहीं लाते हैं। मुद्दे क्या लाते हैं? जातिवाद, आरक्षण, संविधान खतरे में है, और जो लोग जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी, संपत्तियों में। आप विचार करो, ये लोग किस तरह का देश चाहते हैं। ये भ्रष्ट वंशवादी, परिवारवादी कभी ये बात नहीं करते कि इन 10 सालों में मनमोहन सिंह एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल किए गए। मनमोहन सिंह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने 1991 में जब अर्थव्यवस्था में भीषणतम संकट आया था, तब उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को निकाला था। जब 200 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था रातों रात, जब भारत को आयात करने के लिए, तेल आयात करने के लिए पैसा नहीं था, उस समय उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था बनाकर, ग्लोबलाइजेशन बनाकर, जो आज ये कहते हैं कि कंपनियां बेच रही है मोदी सरकार, वो 1991 में मनमोहन सिंह ही बेच चुके थे। इन्हें वैश्वीकरण को अपनाना पड़ा था। ये सब भ्रांतियां फैलाने वाली बातें हैं, भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। आपको विश्व के साथ जुड़ना पड़ता है अगर अर्थव्यवस्था को संभालना है। नरेंद्र मोदी के सामने जब 2014 में उन्होंने सत्ता को संभाला और 2024 में, तो इन 10 सालों में विश्व के 5वें नंबर पर हम आ गए। इन 5वें नंबर पर आने के लिए हमने ब्राज़ील और रूस जैसे बड़े देशों को पछाड़ा। जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया, हमने उसकी अर्थव्यवस्था को पछाड़ा। हम 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाले हैं। हम जल्दी जर्मनी को पछाड़ने वाले हैं। अब हमारा सामना इसके बाद 3रे नंबर पर जापान से होगा। साथियों, उस समय ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। साथियों, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण समानता का अधिकार नहीं देता। जिन लोगों ने 3-3 पीढ़ियों से आरक्षण ले रखा है, वे अब भी आरक्षण छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद जब उनके पास कई मकान हैं, किराएदार के लिए मकान हैं, उनके धन दौलत संपत्तियां उनके पास हैं, खेती बाड़ी उनके पास है, उनके पास अचल संपत्तियों के भंडार हैं, उसके बाद वो अपने गरीब दलित भाई के लिए, कमज़ोर भाई के लिए, अपने सगे भाई के लिए ये अधिकार नहीं छोड़ना चाहते। आप सोचिए, इस दलगत जो सोच है इनकी, और जो जातिवाद का जो आरक्षण है, उसमें कितनी बड़ी कमी है। ये अपने लोग का अपना खुद ही शोषण करते हैं और आरोप दूसरों पर लगाते हैं। ये विडंबना है। ये संविधान का जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन है। फिर ये संविधान की हत्या बताते हैं इसको। साथियों, इस समय देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, विश्व में चर्चा के केंद्र में है। जब मोदी सरकार ने इस देश में 1 टैक्स 1 नेशन की बात करी, इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत 1/1/2017 को जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST लागू किया, तो इसी राहुल गांधी ने, इसी भ्रष्ट वंशवादी परिवारवादियों ने कितना हंगामा खड़ा कर दिया था। साथियों, आज 2024 के वित्त वर्ष में पहले माह में, अप्रैल में, यह 2,10,000 रुपये का राजस्व इकट्ठा हुआ है भारत सरकार को। यह विश्व में चर्चा के केंद्र में है। जब पूरे देश में, बड़े देशों में मंदी छाई हुई है, तब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों, ये पारदर्शिता के वजह से हुआ है। मोदी सरकार ने जब से इन भ्रष्ट वंशवादियों, परिवारवादियों द्वारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ये इस्तेमाल करते थे, इस पर जब से रोक लगाई है, देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे चल रहा है। VIP कल्चर को बंद करके, लाल बत्ती की सभ्यता को बंद करके मोदी सरकार ने अपने नेशन फर्स्ट
के मिशन को साकार कर दिखाया है साथियों, मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना, आधुनिकीकरण का सपना, मेड इन इंडिया का सपना आज विश्व में चर्चा हो रही है। अगर 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अगर यूएसए की थी, तो आने वाली 21वीं सदी भारत की होगी। साथियों, ये हमारे लिए गौरव की बात है। उस समय ये जातिवाद की बात कर रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट करने वालों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, उस समय ये संविधान को खतरे में बता रहे हैं, ये बेरोजगारी की ऐसे समय में बात कर रहे हैं जब देश की अर्थव्यवस्था प्रगति के पथ पर है। साथियों, इस देश का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन 23-24 में 8.4% है, जो चीन से भी अधिक है। आप विचार करिए, ये चीन से चंदे लेने वाले इसलिए परेशान हैं। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 645 बिलियन डॉलर हैं इस वक्त। यह एक बहुत बड़ी जीत है। जो भारत का रुपया है वो चौथा ताकतवर दुनिया की करेंसी है साथियों। और जिस डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर जे चिदम्बरम हंसी उड़ाया करते थे, वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, जिनके भ्रष्टाचार के गोभी बालकनी में उत्पन्न होते थे करोड़ों के, और अपनी पत्नी का जो बंगला खुद किराए पर लेकर सरकारी पैसे से पेमेंट करते थे, जो संसद में मजाक उड़ाया करते थे, आज वही हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन विश्व में चर्चा में हैं, सबसे पहले नंबर पर हैं। आप बताइए, सोचिए, दुनिया के G20 के देशों ने जो 10 रुपए की मिर्ची भी खरीद कर देख लिया डिजिटल ट्रांजैक्शन कर। ये हमारी सफलता है साथियों। इनकम टैक्स अब लोग स्वेच्छा से भर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो बढ़ोतरी हो रही है, ये लोगों के विश्वास के कारण हो रही है साथियों। इस देश का पासपोर्ट ताकतवर देशों के पासपोर्ट में शामिल हो गया है। कई देश तो हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे हमारे को वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं साथियों। जहाँ हमारा रुपया सबसे चौथे नंबर का ताकतवर मुद्रा बन गया है, हमारा जो देश का शेयर बाजार है वो चौथे नंबर का विश्व का सबसे ताकतवर शेयर बाजार बन गया है। हमारी सेनाएं विश्व में चौथे नंबर पर सबसे ताकतवर सेनाएं बन गई हैं। 2008 आपको याद होगा, जनवरी का माह, जब इस देश के शेयर बाजार में संकट पैदा हो गया था। यूपीए की सरकार में 2 बार लोअर सर्किट लग गए थे, निवेशकों का विश्वास खत्म हो गया था, अरबों करोड़ों डॉलर डूब गए थे, भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। केवल अमेरिका में रियल्टी सेक्टर में मंदी आई थी। इस सब चीज़ों का हमारे युवाओं को, हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, तब तो सच का मालूम चलेगा ना। ये आपकी दिशा, ये आपके नैरेटिव्स को उल्टा सेट कर देते हैं। जिन चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए उस चीज़ से हटाकर ये देश के जातिवाद, आपसी वैमनस्य में पैदा करने में विश्वास करने वाले लोग हमारे सत्ता में बैठ जाते हैं। ये बहुत शर्म की बात है साथियों। आज विश्व में 3 बड़े युद्ध चल रहे हैं, आपने भी ध्यान दिया होगा। इसके बावजूद भारत ने अपने जो इन्फ्लेशन है उसको सही रखा है। कोविड काल की वैश्विक महामारी के बाद विश्व में जो मंदी आई है, मंदी की वजह से जो युद्ध हो रहे हैं, ये एक जो युद्ध होना जो विश्व में जो मंदी के बाद होता है, ऐसा वह हो रहा है साथियों। उससे हमारा देश लड़कर बाहर निकल रहा है। हमने ऐसे समय में ऐसे युद्ध वाले देशों से अपनी जो हमारे लोग वहाँ पर काम करते हैं उनको निकाल कर लाए हैं। ये हमारी एक सफलता है। हमने अपने LOC और LAC पर इतनी ताकतवर सेना को बना दिया है कि आज चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भी हमसे लड़ने के बारे में सोचते हैं। आज हमारी सेना डोकलाम केवल 40 मिनट में पहुंचने की ताकत रखती है, पहले जिसको 7 घंटे लगते थे। इससे हमारे सैनिकों को फ़ायदा हुआ है, हमारे पर्यटकों को फ़ायदा हुआ है, और आगे आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था को भी इससे फ़ायदा होगा साथियों। हमारी सेना की जो ताकत बढ़ रही है, इससे भ्रष्ट वंशवादी परिवारवादी परेशान है, क्योंकि ये चीन से चंदे लेते हैं साथियों। हमने 2015 में सबसे पहले जब म्यांमार में आतंकवादियों को घुस के मारा तो चर्चा में इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर जब हमने 2016 में उड़ी हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे हम दुनिया के कुछ फोकस में आए। और जब 2019 में पुलवामा हमले के बाद हमने एयर स्ट्राइक करी, तब लोगों को दुनिया में समझ में आया कि अब बदला हुआ भारत है। और 2020 में जब हमने गलवान में चीन को आमने सामने की टक्कर दी, तब दुनिया ने समझ लिया भारत पूरी तरह से बदल गया है।
ताकतवर भारत बन गया है। साथियों, ऐसे समय में ये भारत को नकारात्मकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये भ्रष्ट वंशवादी, परिवारवादी, जिन्होंने अपने सत्ता के 6 दशकों में कुछ नहीं किया, इन्होंने इस देश को लूटा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए देश आज संघर्ष कर रहा है, जैसे सीवर लाइन, वाटर की पाइपलाइंस, इनके लिए आज शहर शहर खुदे पड़े हुए हैं। 70 साल 75 साल लग गए आज इन सब चीज़ों के लिए, जो आज़ादी के बाद तुरंत हो जाने चाहिए थे। आप विचार तो करो, ये अपने परिवारों को पालने में, धन संपत्तियां विदेशों में इकट्ठा करने में लगे रहे। साथियों, पहले बार ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला जिसने हर जगह देश के जो बर्बाद होता था पैसा, उसको बचाकर जनता के उपयोग में लगा दिया, उसको गरीबों की हर जरूरत को पूरा करने में लगा दिया। साथियों, एक बड़ी उपलब्धि तो यह है देश की कि जो देश हथियारों का सबसे बड़ा दुनिया में आयातक था, आज वो बड़ा निर्यातक बन के उभर रहा है। 2023-24 में हम 24,000 करोड़ के निर्यातकों में शामिल हो गए हैं। साथियों, जो 2014 के पहले मनमोहन सिंह सरकार में 500-600 करोड़ रुपए का मुश्किल से निर्यात करते थे हथियारों का, वो भी कलपुर्जों का छोटे मोटे, आज हम फाइटर तेजस का निर्यात कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात कर रहे हैं। ये एक हमारी बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमने पहला स्वदेशी जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो हमने बना लिया है। हमने अपना पहला परमाणु स्वदेशी पनडुब्बी तैयार कर ली है, परमाणु पनडुब्बी। यह एक बहुत बड़ी सफलता है। हमने अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो INS विक्रांत 2022 में सेना को सुपुर्द कर दिया है। आज हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। जहां हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है हम उसको खरीदते हैं, जहां हमें अच्छे हथियारों की ज़रूरत पड़ती है हम खरीदते हैं। किसी देश के ऊपर, हम एक विशेष देश के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमने राफेल जब फ्रांस से खरीदे तो इन्हीं भ्रष्टाचारियों ने, वंशवादियों ने इसका विरोध किया, जिन्होंने कम से कम 20-25 साल तक सेना को एक जहाज भी खरीद कर नहीं दिया। इनके रक्षा मंत्री कहते थे हमारे पास एक जेट खरीदने के पैसे नहीं है। ये पैसा जाता कहाँ था आखिर? इनका प्रधानमंत्री कहता था पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये शर्मनाक बातें थी जो देश को लज्जित करती थी, देश की सीमाओं को, सैनिकों को अपमानित करती थी। साथियों, उनकी शहादता को अपमानित करती थी। आप विचार करो, ऐसे समय में जे देश का नैरेटिव जातिवाद पर, आपसी वैमनस्य पर छोड़ना चाहते हैं, जे ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, जे जो तर्क देते हैं वे कुतर्कों से भरे हुए होते हैं। साथियों, इनके ऊपर अब हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। आगे अगर हम देखें कि जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका हमने बहुत तेज़ी से उपयोग किया है और उसको आगे बढ़ाया है। आज हम 5G के क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे चल रहे हैं। हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंड टू एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है स्वदेशी। चीन के जो उपकरण हैं उनका हमने अपने उससे हटा देना एक बहुत बड़ी सफलता की बात है। आज हम सबसे सस्ते जो डाटा है उसका उपयोग कर रहे हैं दुनिया में। हम स्पेस टेक्नोलॉजी में चंद्रयान को साउथ पोल पर उतारकर दुनिया की निगाहों में रह गए हैं। हमने आज स्वदेशी लो कॉस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी तैयार करने में लगे हुए हैं, जिसमें हम सफल हुए हैं। हमारे स्टार्टअप आज जाने जाते हैं। हम ग्लोबल रैंकिंग में अपने हर एक संस्था की, चाहे वो PSU हो, चाहे वो सरकारी हो या चाहे निजी हो, सभी की रैंकिंग सुधर रही है। यही इन सब के लिए चिंता का कारण है। ये जो लोग आज अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये तथ्यों पर बात नहीं करते, ये देश के विकास की चीज़ों पर चर्चा नहीं करते। आप देखना, ये गरीबों को जो मोदी सरकार ने इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं उन पर चर्चा नहीं करते। इनका चर्चा केवल जातिवाद का वैमनस्य बढ़ाना है। इनसे आप सतर्क रहें और एक साथ संगठित होकर देश के लिए, सेनाओं के लिए, सीमाओं के लिए, और आप एक होकर मतदान करें, 100% मतदान करें। ये समय की आवश्यकता है, आपकी आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता है। वरना ये विरासत टैक्स लगाकर आपकी संपत्तियों को उन जनसंख्या विस्फोट करने वालों में बांट देंगे, फिर आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ भी नहीं करेगी। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय हो।